नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार, सूचना सहायक, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गैंगटॉक से। आकाशवाणी गैंगटॉक के इस साक्षात्कार अंक में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। विकसित भारत का सपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री तथा देश के सभी नागरिकों का एक साझा सपना है। इसी दिशा में सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण और दूरगामी पहल के रूप में चार नए श्रम कानूनों को लाया गया है, जिनका उद्देश्य श्रम ढांचे को सरल, पारदर्शी और मजबूत बनाना है, जिससे देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री केशन नामथंग तेंजिंग जी, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वितीय, विशेष राज्य कार्यालय अर्थंग गैंगटॉक से, तथा साथ में श्री हेमंत कुमार दास जी, प्रवर्तन अधिकारी, विशेष राज्य कार्यालय अरिथांग गैंगटॉक। सबसे पहले सर तेंजिंग सर, मैं आपका आकाशवाणी गैंगटॉक की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद सत्येंद्र जी। सर, जिस तरह से सरकार की ये जो महत्वपूर्ण योजना है, श्रम को लेके श्रम कानून लाया गया और श्रमिकों के लिए नए जो 4 बिल लाए गए हैं, इस विषय में सर इसका मूल उद्देश्य क्या है सर इसके बारे में बताइए। भारत सरकार ने भी 21 नवंबर में ये जो कोड ऑन न्यू लेबर कोड निकाल के लिए आए हैं, इसका महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत देश में जितने भी लेबर के जो लॉज थे, ये हमारे समय के आधार ये चल नहीं पाई थी। ये सारे जो लेबर लॉज थे आज़ादी के पहले या आज़ादी के तुरंत बाद बनाया गया था, यानी ये प्री इंडिपेंडेंस या पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो 1930 से 50 के बीच में ये लेबर लॉज बनाए गए थे। ये कॉलोनियल एरा, मतलब कॉलोनियल टाइम का जो वक्त था उस समय के लिए बनाया गया था। ये वक्त के साथ इसको अब दुनिया बदल चुकी है। दुनिया भर में लेबर लॉज भी उसी तरह से समय के साथ चेंज किए गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण भारत देश में हमारे लेबर लॉज चेंज नहीं किए गए थे, लेकिन सरकार ने ये जो लेबर कोड्स जो चेंज किए हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण एक कदम उठाया है, जो कि समय के आधार पे ज़रूरी था। ये लेबर कोड्स जो है 4 है, जिसमें कोड ऑन वेजेस है 2019 का, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का है, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020 का है, और कोड ऑन ऑक्यूपेशनल एंड हेल्थ एंड सेफ्टी ये आपका 2020 का। ये 4 कोड्स हैं। तो ये 4 कोड्स ने पुराने जो सेंट्रल लेबर लॉज थे 29 लेबर लॉज को सबस्यूम करके ये 4 कोड्स बने हैं। सर, जिस तरह से हमारा देश श्रमिकों का देश माना जाता है और इतनी बड़ी जनसंख्या जो कि श्रम पे आधारित है, उस हिसाब से जैसे ही ये बिल आता है, उसके बाद हमारी जो श्रोता हैं, हमारे जो श्रोता हैं, वो ये भी जानना चाहेंगे किस तरह से पुराना जो श्रम कानून था उसमें क्या प्रमुख बदलाव क्या लाए गए हैं, वो आप थोड़ा सा बताइए। जो ढेर सारे बदलाव आए हैं, बदलाव में मुख्य अगर आप देखेंगे, ये कोशिश की गई है कि जैसे मैंने अभी कहा था, समय के साथ जो बदलाव होना चाहिए था, जिससे हमारे श्रमिक भाई बहन राइट्स प्रोटेक्ट किया जाए, वो उस चीज़ को नज़रअंदाज करके इस कोड में लाया गया है। अगर आप देखेंगे हमारा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में, तो अब बात हो रही है यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, यानी सामाजिक सुरक्षा सभी क्षेत्र में। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी में आपको जो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जैसे हम कहते हैं, जिनका ये जो आपका डिलीवरी होता है, डिलीवरी बॉयज़, तो उनको भी हमने शामिल किया है। और यहाँ पे जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है ईपीएफ का, तो वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर उनको भी दिया जाएगा। उससे उनको भी यूएन नंबर जो रहता है वो पोर्टेबल रहता है, तो वो अगर अपना जितना भी उसमें पीएफ में जाता है पैसा, तो उनका पोर्टेबल रहता है। दूसरा ये कहा गया है कि ये जो गिग वर्कर्स का जो एग्रीगेटर्स है, उनका कम से कम 2 से 5% जो सालाना जो उनका होता है, वो इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे एग्रीगेटर्स। अब आते हैं, जैसे वेजेस की बात होती है, तो अभी तक मिनिमम वेजेस की जब बात होती थी, मिनिमम वेजेस सिर्फ आपके जो कुछ शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज या कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स तक ही सीमित थी, लेकिन अब मिनिमम वेजेस यूनिवर्सल हो गया। सबको एक फ्लोर वेजेस बनाया गया है, जिससे नीचे आप नहीं किसी को दे सकते हो, तो वेजेस को भी ये किया गया है। दूसरी बात, अभी हमने फॉर्मलाइजेशन की भी बात की है इस कोड में, जहाँ पे किसी भी श्रमिक को, चाहे वो परमानेंट हो, कॉन्ट्रैक्चुअल हो या फिक्स टर्म
का एम्प्लॉय हो, जिसे हम FTE कहते हैं, उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर देना ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट लेटर में उससे क्या होता है कि एक दस्तावेज होता है ये, जिससे हमें उनका नौकरी का बारे में पता चलता है कि उनकी नौकरी कब से लगी थी, उनकी वेजेस जब उनकी नौकरी लगी थी तो कितनी थी। ये ज़रूरी होता है। हम खासकर हमने जब PF में देखा गया था कि जब मेंबर्स का हम डेट ऑफ जॉइनिंग या कुछ जैसे डॉक्यूमेंट्स अक्सर होता नहीं है कि किसी के पास एक अपॉइंटमेंट लेटर हो, लेकिन अब ये मैंडेटरी किया गया है कि सभी लोगों को एक अपॉइंटमेंट लेटर देना ज़रूरी है। अगर दूसरा प्री रिफॉर्म और पोस्ट रिफॉर्म्स की बात करोगे तो आपका जो प्री रिफॉर्म में बहुत सारे ऐसे लेबर लॉज थे जो कि थोड़ा उसमें जो कानून थे जो सख्त, जैसे क्रिमिनलाइजेशन जिसे भी कहते हैं, तो हमने बहुत सारे उसको हटा दिया है और अब हमने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है जिसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग यानी आप उसको मतलब अगर किसी ने कोई डिफॉल्ट किया हो या कुछ गलती किया हो तो उसे कैसे मतलब उसको क्रिमिनलाइज ना करके, प्यूनिटिव पनिशमेंट ना करके, जिस तरह से उनको ये भी हो कि उनकी जो गलती हो वो सुधारने का उनको अवसर मिले, मतलब बिना कोई प्यूनिटिव एक्शन। और पहले, अब हमारे जैसे मैंने कहा, पहले 29 लेबर लॉज को अभी सबस्यूम करके ये 4 कोड्स बनाए गए हैं। तो पहले मतलब हमारे रिटर्न्स भी अगर आप देखोगे, पहले 8 किस्म के रिटर्न्स होते थे, अब एक ही है। और पहले आपके बहुत सारे सेक्शंस थे, मतलब 1000 से ऊपर, अब वो भी कम हो गए, मतलब क्योंकि अब 4 ही कोड्स बचे हैं। तो इस तरह से हमारा जो काम जो है सरल बनाया गया है। और अगर आपका लाइसेंस हो या रजिस्ट्रेशन, एक ही आप यूनिवर्सल बना दिया, एक ही आप पैन इंडिया, एक ही रजिस्ट्रेशन से आपका काम हो जाएगा। सर आपने गिग वर्कर्स की बात की, उनके वेजेस की बात की। सर मेरा सवाल एक और रहेगा, थोड़ा सा संक्षेप में सर इसे बताइएगा। जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जो गिग वर्कर्स हैं या प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, तो सर उनको क्या सुविधाएं, बेसिकली मेजर सुविधाएं क्या मिली हुई हैं उसमें, इस बिल में? जी, तो जैसे मैंने अभी आपको कहा था, ये जो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, इनको हमने अब सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा इनको भी मिलेगा। ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बनेगा और इससे इनका भी कंट्रीब्यूशन वहाँ जाएगा, तो इससे वो एक फॉर्मल सेक्टर में आ जाते हैं। दिक्कत पहले ये इसलिए हुई थी कि ये जो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, तो इनका जो, अगर आप देखेंगे इनका जो डिस्क्रिप्शन था, इनको पार्टनर्स, मतलब एक हम एम्प्लॉयर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे इनको, मतलब जैसे अगर PF का लाभ उनको देने के लिए, तो ये हमने अब चेंज किया। अब इनको भी सामाजिक सुरक्षा, चाहे आप एक ही एम्प्लॉय हो। इसी तरह से अगर आप देखोगे कि पहले ESIC में रिक्वायरमेंट ये होता था कि आपको एक नोटिफाइड एरिया में ही ESIC एप्लीकेबल रहता था, लेकिन अब ESIC हर जगह में, मतलब कोई भी इसमें जिसके पास 10 से अधिक कर्मचारी है उनको तो मैंडेटरी है कि आप ESIC का कोड ले। और अगर आप कोई हैजर्डस मतलब इंडस्ट्री में हो, तो चाहे आपके पास केवल एक कर्मचारी हो, तब भी आप ज़रूरी होगा कि आपको भी एक ESIC का कोड ले लें। सर आपने कर्मचारियों की बात की, श्रमिकों की बात की। सर मैं इसमें थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि कर्मचारियों को जो बेनिफिट सरकार इस बिल में ला रही है, क्या सर कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों को इसका नियोक्ता है उसको भी मिलेगा क्या? जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयज़ के बीच में डिफरेंस होता है कि लाभ को लेके, क्या ये लाभ दोनों को मिलने वाला है या दोनों को क्या लाभ मिल रहा है सर? लाभ दोनों को इसलिए मिल रहा है क्योंकि अब क्या, हमारे जितने भी श्रमिक हैं तो वो सारे फॉर्मल सेक्टर में आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, अपॉइंटमेंट लेटर अगर हो, अगर आपके जो वेजेस, मिनिमम वेजेस भी बन रहे हैं, मतलब, और वर्किंग आवर्स भी अभी आप बना दिए कि 48 आवर्स से ज़्यादा अगर आप करोगे ओवर टाइम, तो आपको जो नॉर्मल वेजेस से डबल आपको पे करना पड़ेगा हमारे श्रमिक भाई बहन के लिए। और ये कहा गया है कि अगर किसी भी संस्था में 50 से ज़्यादा कर्मचारी है तो वहाँ पे एक क्रेच फैसिलिटी ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जब वेजेस की बात होती थी तो हमारे जो श्रम भाई बहन अगर छुट्टी लेते थे तो उनका पैसा वहाँ से कट के वेजेस में दिया जाता। अब ये सब इसमें भी पाबंदी किया गया है। तो इस तरह से हमारे जो कर्मचारी है उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सिक्योरिटी दिया गया है। और हमारे जो नियोक्ताज हैं, नियोक्ता को भी अब इससे लाभ ये मिलेगा कि जितने भी आपके जो कर्मचारी है, तो आप जैसे कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, अब आपके जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ को भी आपका जो जैसे मैंने कहा अपॉइंटमेंट लेटर हो, ये सब आपको देना पड़ेगा। तो आपके जो और उसमें कोई लिमिट नहीं है, फिक्स टर्म एम्प्लॉय आप कितने भी समय तक रहेंगे तो उनको उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना आपका परमानेंट जो कर्मचारी है। तो इससे लाभ नियोक्ता को ये होगा कि जो उनके जो कर्मचारी है उनको सारे बेनिफिट्स जब मिल जाते हैं कर्मचारी को, तो आपका जो संस्था है
वहाँ भी एक अच्छा मोराल रहता है। तो जैसे मैंने कहा कि फिक्स जो टाइमली वेजेस देना, कि आप ये नहीं कि आप समय से आप अपना वेजेस दें, तो आपके जो कर्मचारी का मोराल भी हाई रहता है। और दूसरी तरह अगर आप उनको, जैसे ये भी कहा गया है कि अभी जो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स और ये हेल्थ, और में ये कहा गया है कि आपको मैंडेटरी हेल्थ चेकअप, मतलब जो 40 वर्ष से ऊपर है उनका आप मैंडेटरी हेल्थ चेकअप भी कराओगे। तो ये सब चीज़ है, दोनों मतलब कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को लाभ है। सर इस श्रम कानून में महिला कर्मचारियों के लिए क्या सरकार दे रही है? क्या महिला जो कर्मचारी श्रमिक हैं वो अपनी सुरक्षा और समान अवसरों के लिए जो पिछले कानूनों में जिन अवसरों को नहीं मिला था, क्या इसमें इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया है? सर हमारे श्रोताओं को सर ये भी बताएं। जी सत्येंद्र जी, महिलाओं के लिए इस कोड में जो 4 लेबर कोड्स अनाउंस किए गए हैं, बहुत सारी चीज हैं जो हमारे महिला के लिए अनाउंस किया गया है। सबसे पहले जो डिस्पैरिटी, जेंडर डिस्पैरिटी, इसको बिल्कुल सरकार ने डिमोलिश किया है। अब ये जो बैरियर जेंडर का, वो खत्म कर दिया। कैसे आप पूछोगे, तो इसमें सबसे पहले महिला के लिए जो एक पहले रिस्ट्रिक्शंस की, महिला रात को काम नहीं कर सकती, महिला जो है हेवी वाला काम रहता है, जैसे माइनिंग में हो या हेवी मशीनरी का जो काम हो, उसमें महिला काम नहीं कर सकती, ये रोक रहता था। इस रोक को हटा दिया गया है। महिला चाहे तो काम कहीं भी कर सकती है। सिर्फ 2 चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। एक, आपको मिनिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, महिला रहेगी। दूसरी, महिला का खुद स्वयं का कंसेंट जरूरी रहेगा। तो इस तरह से फ्रंटियर है, क्योंकि ये पुराना जो बैरियर था, जेंडर बैरियर, ये पूरा खत्म किया गया है। दूसरी बात, महिला के लिए जैसे मैंने कहा क्रेच फैसिलिटी, जहाँ किसी भी संस्था में अगर 50 से ज़्यादा लोग हैं तो क्रेच की फैसिलिटी चाहिए। मैटरनिटी बेनिफिट्स का तो है ही आपको, और फिर आपको वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन महिला को देने की बात है। सर जिस तरह से ये लेबर कोड आया और पूरे देश में लागू भी हो रहा है और इसके बारे में चर्चाएं भी हो रही हैं, हम जिस तरह आज इस साक्षात्कार में सिक्किम में बैठे हैं, गैंगटॉक में, तो हम सिक्किम राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यहाँ के श्रमिकों को क्या सकारात्मक लाभ मिलेगा इस श्रम बिल का? सिक्किम में जैसे पूरे देश में हमारे लोगों को लाभ मिलेगा, मुझे उम्मीद है कि हमारे सिक्किम राज्य में भी लोगों को सारे जो लाभ है इस लेबर कोड का मिलेगा। सिक्किम में अगर आप देखेंगे, सिक्किम लिटरेसी रेट भारत में अव्वल दर्जे में से आता है। तो उस चीज़ से यहाँ पे अवेयरनेस बहुत है, पहले से अवेयरनेस बहुत है। और उसके ऊपर अब ये जो बेनिफिट्स आ रहे हैं, मतलब इस तरह से उम्मीद है कि हमारे सिक्किम के जितने भी कर्मचारी भाई बहन हैं, हमारे यहाँ जैसे आपको पता है बहुत ही वाइब्रेंट एक फार्मर सेक्टर है। पिछले हफ्ते ही नवंबर के दूसरे हफ्ते में जितने भी सिक्किम के फार्मास्यूटिकल सेक्टर था, और 39 फार्मा फैक्ट्रीज हम लोगों ने विजिट किया था। और हम लोगों ने सभी फार्मा फैक्ट्रीज में गए हम लोग, और वहाँ के जितने भी जो प्रमुख थे, प्लांट हेड, HR मैनेजर्स, और जितने भी उनके जो लेबर सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर्स, उनसे हमारी मुलाकात हुई और हम उनसे वार्तालाप भी हुई। उस वक्त हमें ये पता चला कि लोगों में बहुत अवेयरनेस है। हमने उस टाइम उनको भी ये कहा था कि लेबर कोड आने ही वाला है। अब ये जो वेजेस की बात हो रही है, कोड ऑन वेजेस में ये कहा गया है कि आपका जो अलाउंसेस है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जैसे आपको पता है हमारा PF बेसिक और DNS अलाउंस में ही कटता है। तो मैं सिक्किम के जितने भी नियोक्ता से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप जब अपना जो पेरोल बनाते हो तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपका जो PF जो है, बेसिक वेज जो है 50, आप मतलब 50% कम मत बनाइए उसको, क्योंकि अब ये कोड भी यही चीज़ कहता है। दूसरी बात है कि सिक्किम में अब ये जो अपॉइंटमेंट लेटर का जो अभी मैंडेटरी बनाया गया है, तो मैं सिक्किम के जितने भी नियोजक को भी मैं आग्रह करूंगा कि आप जितने भी आप नए लोगों को नौकरी में ले आ रहे हो उनको ज़रूर अपॉइंटमेंट लेटर दीजिएगा। और जो भी मतलब जो रिक्वायरमेंट्स, हेल्थ चेकअप वगैरह, ये सब आप लोग शुरू कर लीजिएगा। और जहाँ तक सिक्किम सरकार की बात है, सिक्किम की जो यहाँ पे श्रम विभाग है वो भी बहुत ही प्रोएक्टिव है। अभी हाल में जो नवंबर अभी 11-12 तारीख को जो नई दिल्ली में हमारी पे एक लेबर का वहाँ पे कमीशन बैठी थी, मतलब सभी प्रांतों से लेबर मंत्री और वहाँ के सचिव को न्योता दिया गया था। और सिक्किम से हमारे लिए यहाँ के जो श्रम सचिव है वो गए थे और उन्होंने वहाँ पे सारे मतलब विषयों पे डिस्कस भी किया था। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही विस्तारित रूप से इस बिल के बारे में बताया। सर मेरा अगला सवाल जो हमारे साथी मेहमान जो हैं श्री हेमंत सर, मेरा उनसे ये सवाल होगा कि EPFO ऑफिस गैंगटॉक में सिक्किम के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से काम करेगा? इस जो दुष्प्रचार भी इस बिल के बारे में होते रहते हैं, तो वो कैसे इसको लोगों को समझाएगा और किस तरह से अपने काम को बताता है?
ये तो अभी बिल तो हाल फिलहाल ही आया है, तो हम लोग इसके बारे में प्लान चेकआउट कर रहे हैं। हम लोग का प्लान है कि हम लोग जितने क्लस्टर्स हैं, मेनली फार्मा क्लस्टर्स हो या जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हैं, वहाँ जाएंगे एक एक करके। इसी तरह से हम लोग सेमिनार करेंगे। और ये तो एक पार्ट गया, हम लोग फिजिकली जाएंगे वो तो। और हम लोग जितने हमारे पास नियोक्ता के मेल्स हैं, हम लोग सबको मेल भेजना ऑलरेडी शुरू कर दिया है इस विषय पर। उसमें कोर्ट का जो क्या बोलेंगे सैलिएंट फीचर्स है उसमें भी दिया हुआ है सब, जितने सारे नियोक्ता को हो सके तो हम लोग एम्प्लॉय माने कि जो श्रमिक हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, उनको भी भेजेंगे। अभी हम लोग के पास इंस्ट्रक्शन है कि इमीडिएटली सारे एम्प्लॉयर्स को भेजा जाए, तो एम्प्लॉयर्स को भेजा जा रहा है। और हम लोग बड़े बड़े क्लस्टर्स में जाएंगे, वहाँ भी एम्प्लॉयर्स से मिलेंगे, इसके बारे में बताएंगे। और इसके साथ साथ मैं और एक बात भी बोलना चाहता हूँ, तो हम लोग का ईपीएफ का एक कैंपेन भी चल रहा है, एनरोलमेंट का, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट कैंपेन। उसके साथ साथ मेरा वो काम भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर। मैं इसी के आगे सर अंत में सर मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी श्रोता हैं, विशेषकर श्रमिक और युवा, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आप धन्यवाद सत्येंद्र जी। आपकी जितने भी श्रोता हैं, मैं उनको और हमारे जो श्रमिक भाई बहन और युवा लोग हैं सिक्किम के, उनको मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे लेबर कोड्स जो 21 नवंबर में सरकार ने ये जो अनाउंस किया, ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। और आत्मनिर्भर भारत अभी नहीं बना है, ये बन रहा है। हमारा जो सामाजिक सुरक्षा, अगर आप देखोगे सामाजिक सुरक्षा का दायरा देखोगे, पिछले 10 साल में 2015 से लेके अभी तक ये 10 गुना बढ़ चुका है। केवल 10-12 करोड़ था 2014-15 में जितने भी हमारे सामाजिक सुरक्षा जिन लोगों को मिल रहा था, और आज देश में लगभग 60-70 करोड़, 64 करोड़ टू बी स्पेसिफिक, लोगों को सामाजिक सुरक्षा के अंदर ले आए हैं सरकार ने। से हमारी सम्मानीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को इसको कहते हैं श्रम लोगों के लिए सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय लाया जा रहा है। और आप सभी को मैं कहूँगा कि ये जो जितने भी हम लोगों ने आज बात की, चर्चा की, आप लोगों को अगर किसी भी चीज़ में कोई भी क्लैरिफिकेशन और चाहिए तो आप हमारे विशेष राज्य कार्यालय पीएफ ऑफिस गंगटोक में आइएगा, हमसे मिलेगा, हम आपको और भी इसमें डिटेल में हमको समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तेनिंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर। इस नए श्रम कानून पे विस्तृत व्याख्या और सरलता से लोगों को, हमारे श्रोताओं को समझाने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। आज की इस बातचीत से हमारे सभी श्रोताओं को निश्चित रूप से यह समझने में मदद मिली होगी कि ये नया लेबर कानून जो है किस तरह से मजबूती से और पारदर्शी रूप से श्रमिक के हित में काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। सर, हम आपका आकाशवाणी गैंगटॉक के विशेष साक्षात्कार में शामिल होने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं। श्रोताओं, आप सभी को भी धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुना। हमें विश्वास है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मैं सत्येंद्र कुमार, सूचना सहायक, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो गैंगटॉक से आपसे अब यहाँ से विदा लेता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।